महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार दोनों बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी की अग्निपरीक्षा होने वाली है। दोनों गठबंधनों ने महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। बात बंटेंगे तो कंटेंगे से लेकर धर्मयुद्ध तक पहुंच गई है। दोनों गठबंधनों के स्टार प्रचारकों के बयानों से साफ झलक रहा है कि इस बार लड़ाई आर पार की होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस ने विदर्भ एरिया में डीएमके की जगह एडीएमके का कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस के इस कार्ड का जवाब बीजेपी अगर दे देती है तो महाराष्ट्र की गद्दी बीजेपी से ज्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी कांग्रेस के इस कार्ड का काउंटर करने में नाकामयाब रहती है तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के हाथ से सत्ता छिटक भी सकती है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में नेताओं के उल्टे पुल्टे बयानों से तूफान मचा है। वहीं दूसरी तरफ पार्टियां नए नए समीकरण बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार डीएमके यानी दलित मुस्लिम और कुनबी की जगह इस बार एडीएमके यानी आदिवासी दलित मुस्लिम और कुनबी वोट बैंक को साधने में लग गई है। विदर्भ जीतने वाला बनेगा महाराष्ट्र का सीएम। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और खुद महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस की सारी कवायद इन्हीं वोटों को हासिल करने और इनमें बिखराव पर है। क्योंकि बीजेपी आदिवासी दलित और कुनबी वोट बैंक को अपने पाले में करना चाह रही है, तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का खेल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। विदर्भ में कांग्रेस का एडीएम के समीकरण क्या है? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में विदर्भ में अपना जनाधार मजबूत किया है। वहीं बीजेपी 2014 और 2019 के मुकाबले कमजोर हुई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव बीजेपी का सारा फोकस विदर्भ जीत पर टिकी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत इसी क्षेत्र पर लगा रखा है। विदर्भ की तकरीबन 62 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी सीटें एडीएम के बहुल सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ कैसे बना? आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और बीजेपी के स्टार प्रचारक और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इसी इलाके से आते हैं। नागपुर भी विदर्भ में ही पड़ता है। साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विदर्भ के इलाके की कुल 62 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 44 सीटें जीतने में कामयाब रही थीं। वहीं शिवसेना को 4, कांग्रेस को 10, एनसीपी को 1 और अन्य को 4 सीटें मिली थीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने विदर्भ इलाके में 29 सीटें जीती थीं और शिवसेना ने 4 सीटें जीती थीं। वहीं कांग्रेस 15 सीटें तो एनसीपी 6 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखा था। लोकसभा का असर क्या विधानसभा भी पड़ेगा? लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलट दी थी। नाना पटोले के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी ने इस एरिया में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज नसीब हुई थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव की पार्टी को एक और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 1 सीट मिली थी। विदर्भ में आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुनबी वोट बैंक निर्णायक साबित होते हैं। खासकर दलित समुदाय की जीत हार में अहम भूमिका होती है। इस बार भी रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बीजेपी के साथ है। विदर्भ की कई सीटों पर दलित मतदाता 23% से लेकर 38% तक हैं। वहीं विदर्भ में ओबीसी के 2 समुदाय कुनबी और तेली का वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंटे हुए हैं। कुनबी को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है तो तेली को बीजेपी का कोर वोट बैंक। हम बंटेंगे तो कटेंगे, एकजुट होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इन नारों को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है। हालांकि बिहार एनडीए इन नारों पर बंटा हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विरोध जारी है। गुलाम गौस के बाद अब जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे और एमएलसी खालिद अनवर ने विरोध जताया है। सोमवार 11 नवंबर को खालिद अनवर ने कहा कि हम ऐसे किसी नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना हो। हम किसी नफरत भरे नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते। धर्मों का सम्मान करते खालिद अनवर ने कहा
कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। बिहार समेत देश के विकास के लिए हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि देश एकजुट रहे और आगे बढ़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। झारखंड में हम एनडीए में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। वहीं बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, वहीं हम और नीतीश कुमार के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। नारों से सहमत नहीं। जेडीयू नेता ने कहा कि ऐसे नारों से उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने उदाहरण के तौर पर जेडीयू सबको साथ लेकर चलना चाहती है। हम रोजगार और विकास की बात करते हैं। खालिद अनवर ने बयान में साफ कर दिया है कि पार्टी इस तरह के बयानों और नारों से सहमत नहीं है। बीजेपी की ओर से देश भर में बटेंगे तो काटेंगे का नारा दिया जा रहा है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यह नारा झारखंड और महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में खलबली मची हुई है। एनडीए के 2 बड़े दलों ने योगी के बयान पर न सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि उन्हें ऐसी बात न कहने के लिए भी कहा है। इस बीच आइए जानते हैं कि योगी का वह कौन सा बयान है जिस पर बवाल मचा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर विपक्षी गठबंधन के साथ साथ सत्ताधारी गठबंधन में भी तकरार देखी जा रही है, वह बयान है बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल यूपी के सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस नारे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अब वह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इस नारे को दोहरा रहे हैं। सहयोगी नाराज सीएम योगी के इस बयान से एनडीए में शामिल 2 दलों के बीच काफी नाराजगी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी ने योगी के बयान पर आपत्ति जताई है। एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने कहा है कि ऐसे बयानों से महाराष्ट्र में भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहां पर सब मिलजुल कर रहते हैं। वहीं बिहार की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता खालिद अनवर ने भी यूपी सीएम के बयान पर अपना विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बीच सोमवार को कुंद्रकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के बाद होगा एक्शन। अखिलेश यादव ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इनकी सीएम योगी कुर्सी छीन ली जाएगी। आजकल इन्हें अपनी कुर्सी बचाने का बहुत गुस्सा है। दिल्ली वाले लोगों ने तय कर लिया है कि जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इनसे कुर्सी छीन ली जाएगी। सब कुछ कार्यवाहक चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए थे, सोच रहे थे कि अपना कुछ बनवा लें, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। यहाँ सब कुछ कार्यवाहक ही चल रहा है। ये लोग कानून व्यवस्था की बहुत दुहाई देते रहते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी अभी तक कार्यवाहक ही है। वो परमानेंट नहीं हो पाया है। उधर दिल्ली वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी कुर्सी को छीन लिया जाए। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान भी चरम पर है। इस बीच सोमवार 11 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीएम एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं। साथ ही उनका काफिला रोकने की कोशिश भी की गई। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार से लौटते समय मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकने की कोशिश की, वह शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता थे। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सीएम ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उम्मीदवार रमेश बोरनारे के लिए वैजापुर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवसेना यूबीटी के लिए बढ़ते समर्थन के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही दावा किया कि उसके पक्ष में बढ़ रहा मुस्लिम वोट बैंक जल्द ही बिखर जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे
नीत पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल घरों को आग लगाने और समुदायों के बीच दरार पैदा करने का माध्यम है। 20 नवंबर को होगा मतदान, एकनाथ शिंदे ने आगे कहा। वे शिवसेना यूबीटी मशाल को क्रांति का प्रतीक कहते हैं, लेकिन उनकी मशाल घरों को जला देती है और समुदायों के बीच दरार पैदा करती है। उनके पक्ष में बढ़ रहा मुस्लिम वोट जल्द ही बिखर जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने झारखंड में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के बयानों पर तंज करते हुए कहा कि वे हवा में उड़ जाएंगे। लालू इस वक्त झारखंड दौरे पर हैं। यहां कोडरमा में चुनाव प्रचार के बीच उन्होंने मीडिया से बात की। लालू यादव ने दावा किया कि बरकट्ठा विधानसभा सीट से जेएमएम की जानकी यादव चुनाव जीत होगी। बरकट्ठा कोडरमा जिले के अंतर्गत है। पीएम मोदी के रोड शो से कुछ नहीं होगा। लालू समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लालू यादव ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कहा, यहां महागठबंधन का उम्मीदवार यहां जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी आए और गए, मोदी जी से कुछ नहीं होगा। राजद की जीत होगी। सीएम योगी के बंटोगे तो कटोगे। बयान पर लालू यादव ने कहा, ये हवा में उड़ जाएगा, ये लोग गलत बात बोलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगह बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया, तो वहीं पीएम मोदी एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा लगाया। दोनों के नारेबाजियों से विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव का भी दावा किया है। हिमंत ने पाकुड़ को लेकर किया था यह दावा। उन्होंने 2 दिन पहले यह दावा किया कि 20 साल पहले पाकुड़ में हिंदू आबादी 70% थी, लेकिन आज सिमटकर 30% रह गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव परिणाम के बाद तब पता चलेगा कि अब की बार महायुति व महाविकास अघाड़ी में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले मैटराइज का सर्वे सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा किया गया है। मैटराइज सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोट शेयर के मामले में महायुति गठबंधन बाजी मारता और महाविकास अघाड़ी एमवीए पिछड़ता नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन की पार्टी भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 47% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि एमवीए को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। मैटराइज सर्वे में महाराष्ट्र विदर्भ, ठाणे कोंकण, मराठवाड़ा और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र रीजन में बंटा हुआ है। विधानसभा चुनाव 2024 में रीजन वाइज भाजपा की स्थिति मजबूत बताई गई है। ठाणे कोंकण में रिकॉर्ड तोड़ 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी को 48%, विदर्भ में 48% और कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए को उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में 47% और 44% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान 10 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सर्वे किया गया। इसमें 1,09,628 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में 57,000 पुरुष, 28,000 महिलाएं और 24,000 युवाओं को शामिल किया गया। लगभग 48% लोगों ने सर्वे में बताया कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन होने के कारण महायुति का लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन रहा था। मैटराइज सर्वे में लोगों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में पसंदीदा सीएम फेस के बारे में भी सवाल पूछा गया। 40% लोगों ने कहा कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे को 21% और देवेंद्र फडणवीस को 19% लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं। 65% से अधिक लोगों ने शिंदे के कामकाज से संतुष्टि जताई है, जिसमें 42% ने बहुत अच्छा और 27% ने औसत बताया है। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका न सिर्फ विधानसभा चुनावों के बाद अगली सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है,
बल्कि अगले मुख्यमंत्री तय करने में भी इस क्षेत्र का रोल बहुत अहम हो सकता है। परंपरागत तौर पर विदर्भ कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन 2014 से बीजेपी ने यहाँ अपना दबदबा बना लिया। लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव में फिर लगा कि कांग्रेस ने भाजपा से अपनी बादशाहत वापस छीन ली है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विदर्भ की भूमिका पर चुनावी पंडितों की नज़र बने रहना स्वाभाविक है। खासकर कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती बढ़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उसे यहाँ बड़ी सफलता मिली है और महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का उसका मंसूबा यहीं से पूरा हो सकता है। विदर्भ में लगभग 40 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में टक्कर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 62 विदर्भ में हैं, जिनमें से इस बार करीब 40 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने यहां करीब 30 सीटों पर कांग्रेस को पछाड़ दिया था और वह इसके करीब आधे पर ही सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एमवीए को मिली ज़बरदस्त बढ़त, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समेत एमवीए ने यहां की 10 में से 7 सीटें जीत लीं और बीजेपी की गाड़ी 3 पर ही अटक गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत एमवीए ने यहां की 10 में से 7 सीटें जीत लीं और बीजेपी की गाड़ी 3 पर ही अटक गई। अगर उसे विधानसभा सीटों में बढ़त के हिसाब से देखें तो विपक्षी गठबंधन लगभग 42 सीटों पर आगे रहा था। इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में यह देखना है कि क्या एमवीए अपना प्रदर्शन दोहरा पाता है या फिर बीजेपी धमाकेदार वापसी करने जा रही है। विदर्भ से ही चुनाव मैदान में हैं भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज। यह भी तथ्य है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता विदर्भ क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से ही चुनाव लड़ते हैं। वहीं भाजपा से कांग्रेस में आकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके नाना पटोले भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। वह खुद यहीं की साकोली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पटोले राहुल गांधी के करीबी हैं, इस वजह से वही हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से भी टक्कर लेते हुए देखा जाता है। विदर्भ क्षेत्र राजनीतिक विचारधाराओं का भी केंद्र विदर्भ भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का ही गढ़ नहीं है, बल्कि यहीं के नागपुर में बीजेपी के वैचारिक संरक्षक आरएसएस का मुख्यालय भी है। महात्मा गांधी का सेवाग्राम भी वर्धा में है और डॉ. अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी इसी क्षेत्र में है। कांग्रेस का एमवीए की बड़ी जीत का दावा कांग्रेस पार्टी का दावा है कि विदर्भ क्षेत्र में एमवीए इस चुनाव में लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। ईटी से बातचीत करते हुए नाना पटोले ने दावा किया, विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस और एमवीए ऐसे नतीजे लाएंगे जो यहाँ लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदर्शन से भी अच्छे होंगे। लोग भ्रष्ट महायुति सरकार से त्रस्त हैं। लोग मोदी और शाह दोनों से नाराज भी हैं, खासकर जिस तरह से कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात ले जाए गए। इस बार लोग इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। राजनीतिक पंडितों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लोकसभा चुनावों के नतीजे देखने के बाद यहाँ भाजपा नेतृत्व ने जिस तरह से वापसी की कोशिशों के लिए कड़ी मेहनत की है, वह क्या रंग लाती है। महायुति के भीतर मनमुटाव अब चुनाव से ठीक पहले कई मौकों पर खुलकर सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिससे एक अजीब राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। हालांकि ये उम्मीदवार तकनीकी रूप से महायुति से ही जुड़े हैं, लेकिन स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है जब वे एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखते हैं, जिससे भ्रम और तनाव होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब शिंदे उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। श्रीरामपुर में शिंदे गुट के उम्मीदवार भावसाहेब कांबले ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में रैली भी आयोजित की थी। उम्मीदवार को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती, हालांकि शिंदे ने अचानक से आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिससे कांबले व्यथित हो गए। अचानक रद्द हुए इस कार्यक्रम के कारण कांबले का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। इस बीच
सुनीव तटकरे सहित एनसीपी नेता उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार लहू कनाडे के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। श्रीरामपुर रैली रद्द करने के बावजूद शिंदे पड़ोसी नेवासा इलाके में एक और बैठक करने वाले हैं, जिससे रैली रद्द होने के पीछे के असली कारणों के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। अब नाम वापस नहीं लेंगे कांबले घटनाक्रम से परेशान कांबले ने राधाकृष्ण विखे पाटिल की आलोचना की और जिले के कुछ नेताओं पर पद छोड़ने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर उनकी पार्टी ने कहा होता तो वह स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले लेते, लेकिन अब वह दौड़ में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं